समय किसानों में और गरीब गुरबों में सीपीआई, खासतौर पे उत्तर बिहार के भी कई इलाकों में और अलग अलग हिस्सों में कुछ पॉकेट्स में सीपीएम, कहीं माले, एक मजबूती से उभरा। और ये माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो जातिवाद का कार्ड खेला, उसके कारण उनका हाथ रहा लेफ्ट के पराभव में बिहार में। क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि 90 के दशक में ऐसा हुआ? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करता हूं कि चाहे इंतजार करना पड़ा, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नेता नहीं नीति का सवाल प्रमुखता से आया है। और सभी दल के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, उसमें बीजेपी को आप छोड़ दीजिए, उसका काम ही है हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा उसको कुछ करने ही नहीं आता है। लेकिन आप देखिए कि नीतीश जी भी बार बार अपने भाषणों में 7 निश्चय को गिना रहे हैं, और जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी अपने भाषणों में एम्प्लॉयमेंट की बात, पलायन को रोकने की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार में फिर से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अगर खड़ा हुआ है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं समझता हूं कि इसमें लेफ्ट को अपनी एक बहुत बड़ी जीत माननी चाहिए कि जनता के मुद्दों पे आधारित पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अगर चुनाव का डिस्कोर्स बना है तो उसमें लेफ्ट की एक बड़ी भूमिका है और लेफ्ट को उसको आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। अब एक सवाल ये है, जो दो मुख, अभी आपने 7 निश्चय की बात की, तो पार्ट 2 7 निश्चय ये नीतीश कुमार का है कि मैं इसको लेकर जनता के बीच जा रहा हूं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो एक बड़ा ऐलान है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां मैं दूंगा। कितना प्रैग्मेटिक मानते हैं आप? दोनों में कौन ज्यादा व्यवहारिक लगता है आपको? देखिए, एक बात तो हम बता देते हैं कि जो बहानेबाजी की जाती है रेवेन्यू को लेकर के कि बिहार में पैसा नहीं है तो रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ये पूरी हकीकत नहीं है। इसमें सबसे प्रमुख सवाल ये है कि राजनीतिक प्राथमिकता क्या है। राजनीतिक प्राथमिकता को हम कैसे देखते हैं, इसको समझने का मैं 1 मिनट आपका वक्त लूंगा। कि बिहार में एस्टीमेट का घोटाला होता है। एस्टीमेट का घोटाला का मतलब क्या है कि कुर्सी का एक्चुअल मार्केट प्राइस 500 रुपया है, लेकिन जो सरकारी बिल लगाया जाएगा उसमें उसको 1500 रुपया लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस बजट से 3 कुर्सी खरीदी जा सकती है उससे 1 कुर्सी खरीदा गया है। तो अगर रेवेन्यू का, जो हमारे पास अवेलेबल रेवेन्यू है, उसका भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और बिहार के जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो बिहार भी बेहतर राज्यों की सूची में शुमार हो सकता है। एक बात। प्राथमिकता की बात हमने क्यों की? प्राथमिकता की बात हमने इसलिए की कि अभी आपको पता है कि 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा गया है। जिस देश में गरीबी हो, जिस देश में -24% जो है इकोनॉमिक ग्रोथ चला गया हो, उस देश में 8,000 करोड़ का विमान खरीदने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले जो लोग हैं उनको कैपिटल सपोर्ट किया जाए। अगर उनको कैपिटल से सपोर्ट किया जाएगा, उनको तो पैसे से 7 सपोर्ट निश्चय किया में जाएगा यही तो नीतीश तो कुमार कह रहे हैं। का एक निश्चय ये भी तो है कि मैं पैसे दूंगा और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाऊंगा और लोग उससे अपना रोजगार कर पाएंगे। मेरा सवाल यही था कि 10 लाख नौकरी आपको ज्यादा व्यवहारिक लग रहा है क्या? क्योंकि उसमें भी तो सरकारी अमले और खर्च ही तो, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जनता के पैसे का। तो वो मैं व्यवहारिक कहता हूं कहाँ कि है? जो अवेलेबल रेवेन्यू है, देखिए मेरा ये कहना है कि जो अवेलेबल रेवेन्यू है, नया रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है अगर अवेलेबल रिसोर्सेज को ठीक से एक्सप्लोर किया जाए। एक एग्जांपल से मैं इसको समझा सकता हूँ। बिहार के बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। पढ़ने वाला बच्चा बिहारी, वहां पे टीचर जो पढ़ाते हैं वो बिहारी। तो हम कह रहे हैं कि कोटा में ऐसा क्या है, वो कोचिंग मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं चल सकता है? और वहां बिहार के बच्चे यहाँ का पैसा लेकर के जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, और वहां जो टीचर नौकरी करते हैं घर खरीदते हैं, वहां राजस्थान की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बिहार में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एस्टीमेट का जो घोटाला है, जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का, कि आप देखिए कि राजनीतिक साज सज्जा में, ऐशो आराम में हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता है। उसको कटौती कीजिए और वो पैसे जो हैं आप नए रोजगारों के सृजन में खर्च कीजिए, ये सवाल है। और 10 लाख रोजगार तो एसेंशियल सर्विसेज में ही दिया जा सकता है। हम ये बात आपकी स्वीकार करते हैं कि आज दुनिया रोजगारोत्तर युग में प्रवेश कर रही है। उसका वजह यह है
कि जो ऑटोमाइजेशन हुआ है, हम एआई के जमाने में रह रहे हैं, उसके चलते ह्यूमन लेबर की, फिजिकल लेबर की कटौती लगातार हो रही है। लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए, जहां लगभग 12 करोड़ की आबादी है, वहां 10 लाख लोग जो हैं वो तो एसेंशियल सर्विस देने में ही खर्च हो जाएंगे, पानी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में, हेल्थ में, एजुकेशन में ही खर्च हो जाएंगे। तो इतना रोजगार तो दिया ही जा सकता है। रही बात और रोजगार पैदा करने की, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर हम एग्रेरियन डेवलपमेंट करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का की स्थापना करें, तो नए रोजगारों का वहां सृजन हो सकता है। और सबसे ज्यादा जहां हम ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जहां हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि बिहार के लड़के इंजीनियरिंग नौकरी करते हैं गुड़गांव में, तो वो इंजीनियरिंग करें पटना में और नौकरी करें मुजफ्फरपुर में। और सर्विस सेक्टर में जो जॉब है, जो कॉल सेंटर का जॉब है, वो तो देश के किसी कोने से हो सकता है। जब वो गुड़गांव बिल्कुल से कॉल सेंटर चल सकता है, तो भागलपुर से भी चल सकता है, बेगूसराय से भी चल सकता है, पूर्णिया से भी चल सकता है। ये पॉलिटिकल विजन का सवाल है। अगर उस विजन पे काम कन्हैया जी, करें, तो ऐसा नहीं कन्हैया जी लगता है कि इसमें बिहार पैदा किया जा सकता है, बिल्कुल पैदा आपने किया जा इतनी सकता बातें की, मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पिछले 15 वर्षों में ये भी हुआ कि जो 2.5% का ग्रोथ रेट था बिहार का, वो डबल डिजिट में पहुंचा। सर्विस सेक्टर में टीसीएस जैसी कंपनियों के कॉल सेंटर पटना में बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। मत्स्य क्षेत्र में और एग्रीकल्चर में, फिशरीज में अभी हाल ही में पिछले महीने भी प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज यहाँ बिहार को दिया है। 2 फिशरीज यूनिवर्सिटीज उन्होंने रिसर्च के लिए बनवाई हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका ब्लूप्रिंट और उनके ब्लूप्रिंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, कि आपकी, अगर आपका महागठबंधन सत्ता में आता है तो वो अचानक जो चीजें बची हुई हैं उसको आप माने 10 कदम 1 सेकेंड के बदले आधे सेकेंड में पूरी कर लेंगे? है। एक बात हम आपको कहें, पानी जब कहीं बताएं। ठहर जाता है ना, तो बदबू हम्म। मारने लगता है। और आपने देखा पिछले साल पटना में पानी ठहर गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बताएं बताएं। मुझे आ रही है। हाँ कन्हैया जी कुछ कह रहे थे, पानी ठहर गया फिर? जी, मैं कह रहा था कि पानी जब कहीं ठहर जाता है, तो बदबू मारने लगता है और उससे बीमारियां फैलती हैं। पिछले साल आपने देखा कि बिहार की राजधानी पटना की क्या हालत है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा, कि सिर्फ कहने से विकास 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 नहीं होता है। विकास को जमीन पे लागू भी करना होता है। ये विकास विकास कह रहे हैं, हम लोगों को अगर अवसर मिलेगा तो हम विकास कर करके दिखाएंगे। और उसमें जो लूप होल्स हैं, जो फॉल्ट लाइन है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करेंगे। सबसे बड़ा तो वो तो लूप कह होल्स रहे हैं देखिए, कि ये तो लाल, टुकड़े टुकड़े मैं, गैंग के हैं, ये तो समाज को बांटेंगे। हाँ उनका हाँ, फिर से उनके ये कहने, कहना है फिर इस चुनाव में। हाँ उन वो तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपका राजनीतिक विरोधी हूँ, तो आप मुझे अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? आप मुझे अच्छा नहीं कहेंगे ना। जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, वो तो मेरी आलोचना ही करेंगे, मेरे ऊपर जो है मेरा चरित्र हनन ही करेंगे, मेरे ऊपर कीचड़ ही उछालेंगे। लेकिन मुझे वो कुछ कह दें, उससे वो अपनी जिम्मेवारियों से तो नहीं बच सकते हैं। मैं तो जो है स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ बिहार का, मैं मुख्यमंत्री भी बिल्कुल। नहीं हूँ बिहार का, मैं देश का भी हाँ। स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ। मैं इस देश का एक साधारण नागरिक हूँ, जैसे आप हैं। आपका प्रोफेशन है पत्रकारिता करना, मेरा प्रोफेशन था पीएचडी करना, हमने पीएचडी किया है। और आप आज हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उनको जो कहना है वो कहने दीजिए। लेकिन हम तो यही सवाल पूछेंगे ना, कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ की घोषणा की, वो लाखों करोड़ बिहार में क्यों नहीं आया? यही प्रश्न पूछेंगे ना। कह तो वो रहे हैं पिछले 15 साल से कि वो विकास कर रहे हैं। विकास की हालत ये है कि पटना में ही जल निकासी की समस्या जो है वो ठीक नहीं हो पाई है। ब्रिज का उद्घाटन करके जाते हैं, ब्रिज उसके बाद टूट जाता है। बिहार के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए था, वो स्ट्रक्चरल चेंज कितना हुआ है मुझे बता दीजिए। कि किसी भी दफ्तर में
बिना घूस का आपका काम होता है? ये सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? क्या रोजगार सृजन के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? क्या पलायन बिहार से रुका है? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। और उनको तो मौका मिला है, 15 साल को पावर में रहे हैं, और उसको वो कितना डिलीवर किए हैं उसको जनता देख रही है। हाँ, यह बात हम मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। जब शुरू में आए थे नीतीश जी तो सड़कें बनी, ठीक है, तो लोगों को लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी आप हालत देख लीजिए कि कहीं ना कहीं वो जाकर के रुक गया है। और बिहार में एक उपन्यास आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, हिंदी में, मौका मिलेगा तो आप भी पढ़िएगा, आप रुकतापुर। बताइए। ये बिहार रुकतापुर कैसे बन गया है? ये बिहार को चलतापुर और दौड़तापुर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, कहते आ रहे हैं, और जनता ने उनको मौका भी दिया है। हम कह रहे हैं, जनता अगर हमको मौका देगी तो हम करके दिखाएंगे, यही फर्क